सभी को नमस्कार। जेजेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 में जो पेपर होना है नेट जेआरएफ का, उसका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है, जो शिक्षण अभिवृत्ति कह सकते हैं, शिक्षण अभिक्षमता कह सकते हैं, शिक्षण अभियोग्यता कह सकते हैं, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित आपकी पहली यूनिट है। 10 यूनिट है पहले पेपर में, प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न आने, टोटल प्रश्न होंगे वो 50 होंगे, 100 नंबर के होंगे पहले पेपर में। तो 10 यूनिट है। आज से हम यूनिट वाइज अध्ययन करेंगे। तो पहली जो यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है, और यहां से इस यूनिट से 5 प्रश्न है वो प्रश्न पत्र में आएंगे, यानी 10 नंबर की यूनिट है। इस यूनिट में सबसे पहले यानी शिक्षण से संबंधित जो बातें हैं, यानी एक शिक्षक का व्यवसाय है शिक्षण। शिक्षण करवाते समय उसमें कैसी योग्यता होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा आदर्श और सफल शिक्षक बन सके। तो शिक्षण की यानी जैसे ही नेट हो चाहे टेट हो, यानी चाहे वो टेट का एग्जाम हो, सी टेट हो, तो वहां पर शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। नेट में नहीं, पीएचडी एंट्रेंस, नेट, जेआरएफ का जो एग्जाम होता है इसमें भी, और सी टेट या कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती होती हैं, शिक्षक अभिक्षमता की जांच के लिए ही यानी एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है कि वास्तव में जिस प्रार्थी ने एक शिक्षक की डिग्री प्राप्त की है उसमें शिक्षक से संबंधित योग्यता है या नहीं, इसकी परख की जाती है, इसकी जांच की जाती है। तभी क्या है, एक प्रवेश परीक्षा का पहले आयोजन करवाया जाता है। उसके आधार पर पता चलता है कि यह अपने व्यवसाय में कितना योग्य है। तो आज की क्लास में सबसे पहला प्रश्न देखिए, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, यानी जो हम टीचिंग करवाते हैं, शिक्षण करवाते हैं, उस शिक्षण के कितने स्तर माने जाते हैं। तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। अब शिक्षण के जो 3 स्तर हैं वो कौन कौन से होते हैं? शिक्षण के जो 3 स्तर हैं, नंबर 1 होता है स्मृति स्तर। कौन सा होता है? सबसे नीचे का जो स्तर होता है वो क्या होता है? स्मृति स्तर। इसी स्मृति स्तर को ही क्या कहा जाता है? हर्बर्ट शिक्षण मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा नाम इसका क्या है? हर्बर्ट शिक्षण मॉडल, क्योंकि कई बार पेपर में ये नाम भी दे दिए जाते हैं। तो शिक्षण का जो 3 स्तर है उनमें पहला स्तर स्मृति स्तर है। इसी स्तर को क्या कहते हैं? हर्बर्ट शिक्षण मॉडल के नाम से जानते हैं। अब इस स्तर पर यानी एक मेमोरी लेवल है स्मृति स्तर, यानी मेमोरी लेवल है। ये स्तर जब बालक स्कूल में जाता है तो उस समय उसकी शुरुआत होती है, वो कहां से होती है? स्मृति स्तर से होती है। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्णतः क्या होता है? स्मृति स्तर होता है ये शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। अब शिक्षक केंद्रित क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इसमें शिक्षक यानी पढ़ाने का, पढ़ने की या लिखने की जो प्रक्रिया होती है, चाहे वो श्यामपट्ट पर लिख रहा हो चाहे वो बोल रहा हो, उसमें सारा काम कौन करता है? शिक्षक करता है। बच्चे आराम से बैठे रहते हैं, जो कुछ बोला जाता है उसको सुनते हैं, जो कुछ लिखवाया जाता है उसको देख करके लिख देते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि बालकों में खुद में कम से कम विचार युक्त होते हैं। ये क्या होता है? कम से कम विचार युक्त होते हैं। यानी बच्चे के खुद के विचार नहीं होते हैं, कम से कम विचार युक्त होता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इसमें स्मृति स्तर में बालक क्या करता है? यानी रट करे याद करता है। क्या करता है? रट्टे मारता है। रट करे
याद करना। पहला स्तर है स्मृति स्तर, इसको हर्बर्ट शिक्षण मॉडल भी कहते हैं, यानी एक मेमोरी लेवल पर होता है, आधारित होता है। और ये पूर्णतः किस पर केंद्रित होता है? शिक्षक केंद्रित माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे में इतने क्षमता नहीं होती है, इतने विचार युक्त बालक नहीं होता है कि वो अपने विचारों से किसी चीज को समझ सके, यानी समझने की क्षमता नहीं होती है। सिर्फ जो कुछ उसको दिया जाता है उसको रटकर क्या कर लेता है? याद कर लेता है। दूसरा जो स्तर होता है वो होता है बोध स्तर। कौन सा? बोध स्तर। बोध स्तर है। इस बोध स्तर को किस नाम से जानते हैं? इसको हम कह सकते हैं मोरिसन शिक्षण मॉडल। क्या कहते हैं? मोरिसन शिक्षण मॉडल कहा जाता है। मोरिसन शिक्षण मॉडल कहा जाता है। कहने का अभिप्राय ये है, ये क्या होता है? एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है इसका। बोध यानी अंडरस्टैंडिंग, समझना, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात होती है। यहां आने के बाद ये दूसरा जो स्तर है, इस दूसरे स्तर में क्या है कि सीखता है बालक, लेकिन कुछ यानी कुछ हद तक समझ कर सीखता है। क्या करता है? कुछ हद तक समझ कर सीखना। कुछ हद तक समझ कर सीखना प्रारंभ कर देता है। यहां विचारों की बात आए तो ये क्या है? विचार युक्त होता है। क्या होता है? विचार युक्त होता है। विचार युक्त होता है, लेकिन पूर्णतः विचार युक्त नहीं होता है। कुछ विचार ऐसे बालक इतना यहां तक यानी अपने विचारों के माध्यम से कुछ चीजों को समझ लेता है और समझ कर क्या कर जाता है? सीख लेता है। सबसे उच्चतम स्तर जो होता है वो कौन सा होता है? स्मृति। उसके बाद में बोध। तीसरा जो स्तर होता है वो होता है चिंतन स्तर। क्या होता है? चिंतन स्तर। अब इस चिंतन स्तर को ही क्या कहा जाता है? हंट शिक्षण मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंट शिक्षण मॉडल कहा जाता है। यानी सीखने का सबसे उच्चतम कोई स्तर है तो वो कौन सा है? चिंतन स्तर है। कौन सा है? चिंतन स्तर है, जिसे रिफ्लेक्टिव स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव स्तर। रिफ्लेक्टिव स्तर इसको कहा जाता है। ये पूर्णतः किस पर केंद्रित होता है? यानी इसके अंदर जो विचारों की क्रिया है बालक की, वो क्या होती है? अति विचार युक्त होता है। क्या होती है? अति विचार युक्त होता है, क्योंकि यहां बालक क्या सीख जाता है? तर्क वितरक करना सीख जाता है। तर्क वितरक करना सीख जाता है। तर्क वितरक के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपनी समझ के माध्यम से कह सकते हैं, यानी किसी विषय वस्तु को समझने का प्रयास यहां करता है। तर्क वितरक की क्षमता है वो क्या होती है? उसमें युक्त होती है। तर्क वितरक की जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है यहां पर चिंतन स्तर में। तर्क वितरक क्षमता विकसित हो जाती है। और ये पूछ लिया जाए कि जो शिक्षण का जो तीसरा स्तर है वो किस पर केंद्रित होता है, तो ये पूर्ण रूप से विद्यार्थी केंद्रित होता है। विद्यार्थी केंद्रित होता है, क्योंकि यहां पर बालक का यानी आलोचनात्मक पक्ष है वो भी मजबूत हो जाता है, चिंतन का पक्ष है वो भी मजबूत हो जाता है। अब यहां पर कब, क्या, कैसे, क्यों, किस प्रकार, इस तरह के जो मन में प्रश्न उठते हैं
उन पर बालक क्या करना शुरू कर देता है, चिंतन करना शुरू कर देता है, और फिर वो अपनी समझ के माध्यम से अपने तर्क वितर्कों की उसमें जो क्षमता पैदा होती है, उस क्षमता के आधार पर यानी निर्णय लेता है। तो ये पूर्ण रूप से क्या होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का हो, चाहे नेट जेआरएफ का हो। याद रखना कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। शिक्षण कह सकता है या यह कह सकता है सीखने के कितने स्तर होते हैं, तो सीखने, शिक्षण से अभिप्राय यही है सीखना। कितने हैं, सीखने और सिखाने के 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न संख्या 2 देखिए, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि जो हम टीचिंग करवाते हैं उस टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, सुनने में ये प्रश्न क्या है, आसान लग रहे हैं। सुनने में जैसे आपने पीटीटी एग्जाम दिया होगा, एमपीटी का दिया होगा, प्रेस परीक्षा दी थी ना बीएड से पहले, सुनने में आसान लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे, 4 विकल्प मिलेंगे, 4 उत्तर मिलेंगे, चारों एक जैसे दिखाई देंगे, चारों ये लगेगी चारों ही सही है। उनमें से हमें एक सही उत्तर की पहचान तभी कर सकते हैं जब हम क्या करें, किसी एक शब्द को लेकर के चलेंगे, एक शब्द की पकड़ करनी हमें आएगी कि हाँ ये पूछ क्या रहा है और इसमें से सटीक क्या है, तभी हमें नंबर मिलेंगे। पहली यूनिट से हम जब पढ़ते हैं ना, तब ऐसे लगता है कि भी बिल्कुल आसान है, शिक्षण से संबंधित है, हम तो ये प्रश्न कर देंगे, लेकिन वहां जो विकल्प देखते हैं, चारों विकल्प एक जैसे दिखाई देते हैं। तो हमें क्या करना है, कोई मुख्य शब्द को पकड़ना है। अब यहाँ बात चल रही है शिक्षण की, कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछा है, मुख्य उद्देश्य, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, टीचिंग क्यों करवाई जा रही है, किस लिए करवाई जाती है टीचिंग, यानी टीचिंग किसको करवाता है, एक टीचर, एक शिक्षक एक शिक्षार्थी को पढ़ाता है, यानी एक बालक को पढ़ाता है। तो बालक में जो तर्क शक्ति है और जो चिंतन शक्ति है उसका विकास करना, यानी बालक में तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए ही शिक्षण करवाया जाता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बालक में तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास करना, यही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। याद रखना है इसको 2 शब्दों को, कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछ ले तो तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति है वो बालक में आप विकसित कर रहे हो, तो शिक्षण का सबसे सर्वोपरि उद्देश्य यही है। अब देखिए, शिक्षण की क्या पूछिए, गुणवत्ता किससे परिलक्षित होती है, कि जो शिक्षण है उस शिक्षण की कैसे पता चले कि शिक्षण है वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है, किससे पता चलेगा, यानी किससे वो चीज सामने आएगी, परिलक्षित होगी, तो किससे परिलक्षित होगी, आपने पढ़ाया, आपने पूरा मन लगा करके पढ़ाया, और उसके बाद अब कैसे पता चले कि आपने पढ़ाया वो ईमानदारी के साथ पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, आपका शिक्षण है वो प्रभावी था, कि किसी प्रकार से उसकी जांच हो। इसकी जांच करने के लिए आप क्या करोगे, विद्यार्थियों से क्या करोगे, प्रश्न पूछोगे। क्या करोगे, प्रश्न पूछोगे। तो विद्यार्थियों से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की गुणवत्ता से ही ये पता चलता है कि आपकी शिक्षण की गुणवत्ता कितनी है। तो हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की गुणवत्ता से, विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की गुणवत्ता से यह पता लगाया जा सकता है कि शिक्षण की जो गुणवत्ता है वो कितनी है। यानी अगर आपने अच्छे से विद्यार्थियों को पढ़ाया है और वहां अधिगम हुआ है, बच्चों ने सीखा है, तो आप कठिन से कठिन प्रश्न पूछोगे, और कठिन से कठिन प्रश्नों के जब आपको उत्तर मिल रहे हैं, तो यानी
निश्चित है कि आपका शिक्षण था वो क्या था, गुणवत्तापूर्ण था। प्रश्न संख्या 4 देखिए। अब यहां पर इफेक्टिव जो टीचिंग है उसकी बात कर रहा है कि एक प्रभावी शिक्षण वह है जो, एक प्रभावी शिक्षण किसे कहा जा सकता है, यानी जो बच्चों को क्या है, सीखने के लिए या अधिगम के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है या प्रोत्साहित करता है, वही क्या होता है, एक प्रभावी शिक्षण होता है। यानी विद्यार्थियों को अधिगम के लिए जो प्रेरित करता है। एक प्रभावी शिक्षण वह है जो विद्यार्थियों को अधिगम, अधिगम का अर्थ सीखना, सीखने से अभिप्राय व्यवहारगत परिवर्तन, यानी जो विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करता है या प्रोत्साहित करता है। यानी एक प्रभावी शिक्षण वही है जो आपने टीचिंग करवाई, उस टीचिंग को बच्चों ने क्या कर लिया, अधिगम कर लिया, यानी अपने व्यवहार में उन बातों को उतार लिया, तब कह सकते हैं कि टीचिंग थी वो क्या थी, इफेक्टिव थी। तो एक प्रभावी शिक्षण वही है जो विद्यार्थियों को अधिगम के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए। यदि आप एक शिक्षक हैं, और टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो तो शिक्षक तो हो ही, यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने विद्यार्थियों से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। अब उसमें आपको प्रश्न मिलेंगे सहयोगात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, या आपको कह सकते हैं कि दोस्ताना या मित्रवत। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, और चौथा ऑप्शन आपको कोई और दे दिया जाएगा। यानी 3 जो ऑप्शन होंगे वो भी शामिल होंगे उस उत्तर में। कई प्रश्न ऐसे आएंगे, तो कैसा व्यवहार करेंगे, कल अपनी इस पर चर्चा हुई थी, कैसा व्यवहार करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवहार करेंगे। अब लोकतांत्रिक से अभिप्राय ये नहीं है, डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोकतांत्रिक से अभिप्राय ये है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसकी बात हो रही है। डेमोक्रेसी का जो नेचर है उसकी बात हो रही है, लोकतंत्र की प्रकृति की बात हो रही है। तो आप अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवहार। अब लोकतांत्रिक व्यवहार से क्या अभिप्राय है, लोकतांत्रिक व्यवहार यानी लोकतंत्र में एक अध्यापक या एक शिक्षक शिक्षार्थी के लिए क्या होता है, एक शिक्षार्थी के लिए एक अध्यापक है वो क्या होता है, क्या माना गया था, यानी मित्र। मित्र के बाद में दार्शनिक, दार्शनिक के बाद में यानी मार्गदर्शक। ये तीनों चीज आपको साथ में लेके चलनी है। लोकतांत्रिक का मतलब यही है कि बच्चों के साथ में आपका व्यवहार है वो कैसा हो, मित्रतापूर्ण हो। मित्र जैसा क्या रखो, उसके साथ में व्यवहार रखो, दोस्ताना व्यवहार रखो। और जब आप उसको पढ़ा रहे हो तब आपका व्यवहार पढ़ाते समय कैसा होना चाहिए, एक दार्शनिक की तरह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किस समय, पढ़ाते समय, पढ़ाते समय आप दार्शनिक की तरह पढ़ाओ, बच्चों के लिए एक दार्शनिक की भूमिका निभाओ। और अगर आप उसको समझा रहे हो, पढ़ाने के बाद में क्या कर रहे हो, समझा रहे हो, तो समझाते समय आपकी भूमिका वहां क्या होगी, मार्गदर्शक की होगी। कब, समझाते समय, समझाते समय। लोकतांत्रिक व्यवहार से ये मतलब है कि आपका अपने विद्यार्थियों के प्रति मित्र का, दार्शनिक का और मार्गदर्शक का व्यवहार होना चाहिए। तो उत्तर आपको वहां अगर चौथा विकल्प दे दिया जाए कि लोकतांत्रिक व्यवहार, तो लोकतांत्रिक व्यवहार ही होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक के अंतर्गत ये तीनों चीजें। प्रश्न संख्या 6 देखिए। शिक्षकों के लिए शैक्षिक दर्शन शास्त्र, आप देखिए एक तो होता है दर्शन शास्त्र, क्या होता है, दर्शन शास्त्र, और यहां बात किसकी कर रहे हैं, शैक्षिक, यानी शिक्षा से जुड़ा हुआ जो दर्शन शास्त्र है उसकी बात हो रही है कि शिक्षकों के लिए शैक्षिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है। कि अगर कोई शिक्षक है तो उसको शिक्षक, तभी वो शिक्षक अच्छा शिक्षक बन सकता है जब उसने शैक्षिक दर्शन शास्त्र को पढ़ा हो। शैक्षिक दर्शन शास्त्र की उसको क्या हो,
जानकारी हो। अध्ययन उसका अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि इससे जो शिक्षक होता है, शिक्षक स्वयं का यानी खुद का दर्शन विकसित करने में लगभग शिक्षक है वो क्या रहते हैं? असफल रहते हैं। खुद का दर्शन विकसित करने में शिक्षक क्या होते हैं? असफल होते हैं। तो यहां अगर उसने शैक्षिक दर्शन शास्त्र को पढ़ा है तो एक शिक्षक है वो स्वयं का जो दर्शन है उसको, दर्शन यानी देखना, देखने का मतलब समग्र देखना, यानी वो खुद का एक दर्शन है वो क्या कर सकता है? विकसित कर सकता है। तो दर्शन शास्त्र शिक्षकों के लिए शैक्षिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षक स्वयं का दर्शन विकसित करने में असफल रहते हैं। क्योंकि शिक्षक स्वयं का दर्शन विकसित करने में असफल रहते हैं। अगर शिक्षक को स्वयं का अपना खुद का एक दर्शन विकसित करना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? शैक्षिक दर्शन शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। शैक्षिक दर्शन शास्त्र में क्या सिखाता है कि किस स्तर पर बालक को कैसे पढ़ाना है, कैसे उसके साथ में व्यवहार करना है, कैसे बालक को समझना है, कैसे बालक का मूल्यांकन करना है। ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है? शैक्षिक दर्शन शास्त्र सिखाता है। तो तभी कहा गया है कि शिक्षकों के लिए शैक्षिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि अधिकतर यही देखा जाता है कि शिक्षक स्वयं का दर्शन विकसित करने में असफल रहते हैं। अगर शिक्षक को स्वयं का दर्शन विकसित करना है यानी खुद के दर्शन का अगर विकास करना है तो उसको क्या पढ़ना चाहिए? शैक्षिक दर्शन शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। और शैक्षिक दर्शन शास्त्र का अगर आपको ज्ञान होगा तो आप अपने आप में एक प्रभावशाली शिक्षक बन जाओगे। प्रश्न संख्या 7 देखिए, आपके विचार में शिक्षण व्यवसाय क्या है? यानी जो आपका जो शिक्षण का जो पेशा आपने जो चुना है वो आपकी नजर में क्या है? आपके विचार में क्या है? क्या है भाई? अगर आपको ऑप्शन दे दे, उन ऑप्शनों में से ही आपको एक उत्तर छांटना है, तो हमेशा शिक्षक का यानी हमारे समाज में शिक्षक को एक आदर और मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो शिक्षक का जो व्यवसाय होता है वो क्या होता है? सम्मानजनक होता है। क्या होता है? सम्मानजनक होता है। कहीं आपको उत्तर दे दें कि कम परिश्रम वाला होता है, सुविधा युक्त होता है, या अच्छे व्यक्तित्व वाला होता है, सब जो ऑप्शन है उनको छोड़ करके आपको क्या करना है? सम्मानजनक होता है। यानी अगर आप किसी भी पद पे हैं, कोई आईपीएस है, आईएएस है, तो वहां लोग अगर आपके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, तो किस वजह से कर रहे हैं? आपके पद की वजह से कर रहे हैं। तो उनको पद का कोई ना कोई भय है, उस भय की वजह से करते हैं। अगर आप एक थानेदार हो तो अगर आपको ना कोई नमस्कार कर रहा है तो आपसे वो बचने के लिए या किसी भय से व्याप्त होने की वजह से ही कर रहे हैं, लेकिन किसी को थानेदार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब एक टीचर की रिस्पेक्ट की जाती है, मान सम्मान आदर किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे उससे डरते हैं। बच्चे बिल्कुल ही नहीं डरते हैं। और जो 2009 का निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य अधिनियम जो आया है, RT 2009, उसमें तो डरना तो दूर की बात है, आप बच्चे को डांट भी नहीं सकते, वो भी क्या है? निषेध है। तो बच्चे डरते नहीं है। बच्चे अगर आपको मान सम्मान इज्जत दे रहे हैं तो वो किसकी वजह से दे रहे हैं? कि वो आपको अपना एक क्या मान रहे हैं? आदर्श मान रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमारा जो जीवन है उस जीवन को एक अच्छी दिशा की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं, अच्छी दिशा की ओर आगे हमें बढ़ा रहे हैं। तभी तो कहा जाता है कि शिक्षक है वो समाज का एक आईना होता है, समाज के लिए एक दर्पण का काम करता है शिक्षक। तो शिक्षक का व्यवसाय होता है वो हमेशा क्या होता है? सम्मानजनक होता है। पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी, कौन सी? पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्यों शामिल किया जाता है?
कि जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में जो पाठ्य से आगामी जो क्रियाएं होती हैं उनको शामिल क्यों किया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको शैक्षिक और सह शैक्षिक जो क्रियाएं हैं उनके बारे में बता चुका हूं। अब एक तो पाठ्य से आगामी क्रियाओं की बात हुई, तो पाठ्य से आगामी क्रियाओं का यानी पाठ्यक्रम में समावेश क्यों किया जाता है। समावेश करने का कारण यह होता है कि जो अधिगम करता है, अधिगम करता को किसी विषय को अच्छी तरह से समझने में क्या बनाता है, ये सक्षम बनाता है। कि जो अधिगम करता कौन है, बालक है। बालक को कोई विषय वस्तु अच्छी तरह से अगर समझनी है या समझानी है तो उसके लिए क्या है, ये बालक को क्या बना देता है, सक्षम बना देता है। शिक्षण यानी जो पाठ्य अधिगम क्रियाओं से हम कह सकते हैं कि कई बार जैसे हम पढ़ाते हैं, उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश करते हैं, तो अपने अपने हाव हैं, अपने हाव भाव हैं, अपने हाथ हैं, उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, यानी उनको चलाते हैं। उनके माध्यम से हर विषय वस्तु को समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो वो क्या है, वो पाठ्य से आगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती है। पाठ्यक्रम में अब छोटी क्लास में जब बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब नर्सरी में जाते हैं तो उनको जब पोइम सिखाई जाती हैं, पोइम के साथ साथ उनको हाथ पांव चलाने की क्रियाएं हैं, यानी जो हाथ पांव के जो मूवमेंट हैं वो भी सिखाए जाते हैं। क्यों, इससे एक तो बच्चा एक्टिव रहता है और दूसरा यानी बच्चे को जो सीखना है उस सीखने के क्षेत्र में उसका क्या हो जाता है, यानी वो सक्षम बन जाता है। तो हम कह सकते हैं अधिगमकर्ता को किसी विषय को अच्छी तरह से अधिगमकर्ता को किसी विषय को अच्छी तरह से किसी विषय को अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनाने के लिए, अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनाने के लिए यानी पाठ्य से आगामी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। उत्तर क्या होगा इसका कि अधिगमकर्ता कौन होते हैं, बालक। कि जो बालक हैं, बालकों को किसी विषय को अच्छी तरह से समझना है तो उस समझ को सक्षम बनाने के लिए जो पाठ्य से आगामी क्रियाएं होती हैं वो शामिल पाठ्यक्रम में की जाती हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में प्रश्न संख्या जो 9 है, प्रश्न संख्या 9 से आगे के प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए कि विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं। कि जो विद्यार्थी होते हैं वो एक अध्यापक में ऐसा कौन सा गुण होता है जिस गुण की वजह से ही विद्यार्थी वो एक अध्यापक को सबसे अधिक पसंद करते हैं। कौन सा गुण होता है, यानी अध्यापक हैं, अध्यापक को हमेशा क्या करना चाहिए, एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। तो जो आदर्शवादी दर्शन है, उस आदर्शवादी दर्शन के कारण ही विद्यार्थी हैं वो अध्यापक को सबसे अधिक पसंद करते हैं। आदर्शवादी गुण कह सकते हो, आदर्शवादी दर्शन कह सकते हो। आदर्शवादी दर्शन से अभिप्राय क्या है कि अब कोई अध्यापक है, अब बच्चों को किसी विषय वस्तु को समझाना है, वहां एक आदर्श यानी एक अच्छे विचारों को काम में लेते हुए अगर वो उसको समझा रहा है तो वहां बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है कि हमारा जो पढ़ाने वाला टीचर है वो क्या है, आदर्शवादी सिद्धांत का
व्यक्ति हैं, एक आदर्श प्रस्तुत होता है बच्चों के सामने। और उसी बात को अगर समझाना है तो कई बार हम देखते हैं तो अध्यापक क्या करते हैं, यानी इस तरह के कोई जो यानी नहीं देने चाहिए ऐसे उदाहरण दे देते हैं, यानी जिसको हम फूड कह सकते हैं या अयोग्य कह सकते हैं या भद्दे कह सकते हैं, उदाहरण देकर के बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो वहां बच्चे क्या है, एक बार तो बच्चे उस बात को पसंद करते हैं, लेकिन जब वो अपने चिंतन स्तर पर जाते हैं, जब उस बात का चिंतन मनन करते हैं, तब उन बच्चों को क्या होता है, इस तरह से फील होता है कि वास्तव में ये जो शिक्षक हैं, इस शिक्षक में एक जो वास्तविक शिक्षक के गुण होने चाहिए वो नहीं है। तो हमेशा अगर बच्चे को आप कुछ समझा रहे हो, यानी जैसे मैं कहूँ वो जैसे कई लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाते कम है और आला बाला खेत पढ़ाला ये ज्यादा करे, तो वो आदर्शवाद दर्शन नहीं है। यानी बात कुछ और होती है, घुमा फिरा करके ले कहीं आते हैं और उदाहरण कुछ और ही देते हैं। तो एक बार तो बच्चे उससे हंसते हैं, खुश होते हैं, क्यों, वो अभी नासमझ हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर वो क्या है, उस अध्यापक का आदर्शवादी दर्शन नहीं है। तो हमेशा बच्चे को पढ़ाते हुए, यानी एक जो मर्यादित सीमा होती है एक अध्यापक की, उसके तहत रह करके ही उसको क्या करना चाहिए, बालक को समझाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा अगर आपको एक अच्छा प्रभावशाली शिक्षक बनना है तो इस बात को आपको अपनाना होगा। यानी अगर आप विषय वस्तु को पढ़ा रहे हो तो आपका ध्यान है विषय वस्तु पर ही होना चाहिए और विषय वस्तु से संबंधित आप वहां उदाहरण पेश करो। अगर विषय वस्तु से हटकर आप बात करोगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो बच्चे आपको सुनेंगे और फिर वो धीरे धीरे आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे कि ऐसे फालतू में बकवास कर रहे हैं, और धीरे धीरे बच्चों के अंदर आपका प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो आपको एक प्रभावशाली शिक्षक बनना है तो आदर्शवादी दर्शन के अनुसार आपको चलना है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, विद्यार्थियों की प्रगति जानने का सबसे अच्छा क्या जानना है, प्रोग्रेस जाननी है। किसकी, विद्यार्थियों की। सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या करेंगे, या बच्चों ने प्रोग्रेस की है या नहीं की है। आपने पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया है, आपने अच्छे से पढ़ाया, खूब मेहनत की है, लेकिन अब बच्चों की हमें प्रगति जाननी है कि आपने जो पढ़ाया उसमें बच्चों को प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई। तो उसके लिए क्या करोगे, उनका परीक्षण करना। उनका सबसे अच्छा तरीका है उनका परीक्षण करना। यानी जैसे ही माध्यमिक स्तर तक आप पढ़े होंगे तो वहां जैसे आपको कोई एक लेसन पढ़ाया जाता था, एक यूनिट पढ़ाई जाती थी, उसके बाद उसका परीक्षण किया जाता था। परीक्षण लिखित भी कर सकता है, वो अध्यापक पर डिपेंड है, मौखिक भी कर सकता है। कई अध्यापक ऐसे होते हैं कि पूरी यूनिट को पढ़ाने के बाद, अध्याय को पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट का मतलब ही क्या है, परीक्षण, ताकि हमें यह पता चल जाए कि जो बच्चे हैं उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, उन्होंने कितना सीखा है। और कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो उस स्तर की बात करते हैं, हम माध्यमिक स्तर से ऊपर चले जाते हैं, तो वो पढ़ाते समय ही बीच बीच में से क्या है, बच्चों से यानी क्लास में ही प्रश्न कर लेते हैं, और उनका उद्देश्य क्या होता है, क्या हो जाए, बच्चों का परीक्षण हो जाए, जांच हो जाए कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। यानी बालक की जो पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, उस पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। देखो, देखने में सबसे आसान है प्रश्न, लेकिन जब इसका उत्तर दिया जाए ना तो चारों उत्तर आपको एक समान मिलेंगे। जैसे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाए मित्र, कि बच्चे की पर्सनालिटी पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, मित्र कह दें। दूसरा कह दें सहपाठी, यानी साथ में पढ़ने वाले। तीसरा कह दें अध्यापक, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाए माता पिता। तो आप बताओ, इन चारों में से एक बार आप खुद अपने मन से उत्तर करके देखो, आप उत्तर क्या करो कि बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। इन चारों में से आपका उत्तर क्या हो, एक बार आप अपने मन से उत्तर सोच करके नोट कर लो, उसके बाद में मैं बताता हूं इसका उत्तर क्या हो। सबसे स्टिक जो उसका आंसर होगा वो होगा, बच्चे के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है माता पिता का। किसका, माता पिता का। तो क्यों पड़ता है, अब जो मित्र हैं, मित्र सहपाठी अध्यापक, इनका प्रभाव तो पड़ता है,
लेकिन यहां क्या कह रहा है, ये सबसे अधिक। क्या कह रहा है? सबसे अधिक। मित्र के साथ में 24 घंटे में से 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे रह सकता है। कितने टाइम गुजारेगा? प्रभाव तो वहां से पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा। सहपाठी के साथ में 5 या 6 घंटे कॉलेज या स्कूल लगेगा, तब तक ही तो बालक रहेगा। अध्यापक के पास में, एक अध्यापक के एक क्लास में, यानी एक बच्चे से रूबरू होने के लिए उसको 40 मिनट 45 मिनट का समय मिलता है। तो एक अध्यापक सबके लिए आइडियल नहीं हो सकता, सब बच्चों का आइडियल एक अध्यापक नहीं हो सकता। लेकिन 6 घंटे इन तीनों के पास उसका समय गुजरता है। लेकिन यहाँ उसका जो 18 घंटे का शेष समय है वो माता पिता के साथ गुजरता है। तो माता पिता का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। यानी बालक को देख करके, उसके पर्सनालिटी को देख करके उसके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसका आंकलन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो अधिगम है उस अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा माना जाता है। देखिए, तीसरा स्तर है। अगर सीधा दे दिया जाए बोध स्तर, समृद्धि स्तर और चिंतन स्तर, तब तो आपको क्या करना है? चिंतन स्तर। अब चिंतन स्तर कब होता है? जब बालक उच्च कक्षाओं में, जैसे आपने एमए एमएससी किया, उसके बाद में आपने एमफिल किया या फिर एमएड किया या फिर आपने पीएचडी करने चले गए, तो वहां जाकर के आपको क्या है? शोध करना है। अगर जैसे आपने एमफिल किया, एमएड किया, तो वहां आपका क्या है? लघु शोध है। या एमए किया तो वो क्या है? लघु शोध है। यानी एमए में आप जो ये प्रैक्टिकल में लघु क्षेत्रीय क्षेत्रीय फाइलों का निर्माण करते हो प्रैक्टिकल, इसमें वो भी एक शोध ही है, शोध का ही प्रकार है वो भी। लघु क्षेत्रीय फाइलें जो तैयार की जाती हैं वो एक अलग बात है, आप एक दूसरे की देख करके कर लेते हो, लेकिन खुद करें तो वो भी एक शोध ही है। तो यहाँ पर बालक में जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके सोचने समझने की क्षमता विकसित यानी व्यापक हो जाती है। वो चिंतन मनन करना, तर्क वितर्क करना, आलोचनात्मक पक्ष उसका जब यानी मजबूत हो जाता है, तब वो क्या करता है? उसमें एक नई जो अवधारणा होती है उस नई अवधारणा को वो क्या करता है? विकसित करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अवधारणात्मक अधिगम होता है वो सबसे उच्च स्तर का होता है। दूसरा नाम ये भी आप कह सकते हो अवधारणात्मक अधिगम। और सीधा पूछ ले अगर समान सा, तो आप कह सकते हो चिंतन स्तर। कौन सा कह सकते हो? चिंतन स्तर कह सकते हो। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लो इन 12 प्रश्नों के, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम क्लास थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन लगभग जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं उनको आज कवर करेंगे। अब प्रश्न संख्या 13 देखिए कि अधिगम प्रक्रिया को, अधिगम यानी सीखना, सीखने से अभिप्राय व्यवहारगत परिवर्तन, कि बच्चों में अगर आप व्यवहारगत परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक होगा? यानी अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए आवश्यक है, यानी अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए क्या क्या चीज है जो आवश्यक है? देखिए, अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे पहली चीज होती है वो होती है, अब शिक्षक अपना प्रयास कर रहे हैं, शिक्षक के खुद के अकेले के प्रयास करने से अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। इसके लिए किसका सहयोग चाहिए? विद्यार्थियों का सहयोग चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है? विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त हो। पहली आवश्यकता क्या होती है? विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त हो। अब देखिए, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मैं शिक्षण करवा रहा हूं, अगर सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है वो हमारी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता।
इसके लिए आप लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? अधिगम को सुचारू रूप से यानी नियमित रूप से संपन्न करने के लिए क्लास में क्या जरूरी है? विद्यार्थियों में सीखने की क्या हो? भावना हो। क्या हो? विद्यार्थियों में सीखने की भावना हो। यानी जब सीखने की विद्यार्थियों में भावना होगी, सीखने की जिज्ञासा होगी, तभी तो अधिगम हो पाएगा। अगर उनमें सीखने की खुद में लालसा नहीं है तो अध्यापक उनको जबरदस्ती नहीं सिखा सकता। आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, यानी दोनों तरफ से प्रयास किया जा रहा है, तब हम कुछ नया सीख रहे हैं। और उस नए सीखे हुए ज्ञान को हम अपने जब जीवन में उतारेंगे, और जीवन में उतारने के बाद में यानी वही ज्ञान हमें क्या है? सफलता की ओर ले जाएगा। तो दूसरी चीज क्या होती है? विद्यार्थियों में सीखने की क्या होनी चाहिए? भावना होनी चाहिए, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। और तीसरी चीज यानी जो शिक्षक है वो शिक्षण कार्य में क्या हो? निपुण हो। कि शिक्षक शिक्षण कार्य में निपुण हो। ये तीनों चीजें अगर हैं तभी अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से एक कक्षा कक्ष में संपन्न किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। सबसे पहले जरूरत पड़ती है विद्यार्थियों के सहयोग की, कि जो जिस सक्रियता के साथ अध्यापक पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी भी क्या रहें? सक्रिय रहें, अनुशासन बनाए रखें। दूसरी चीज, विद्यार्थियों में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक सीखने की भावना होनी चाहिए। और तीसरी बात, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षण करवा रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं, उस कार्य में उसके पास में क्या होनी चाहिए? निपुणता होनी चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए। जो विषय वस्तु वो पढ़ा रहा है उसका वो ज्ञाता होना चाहिए, और उसको किस विधि से पढ़ाना है, और किस प्रकार से उसका मूल्यांकन करना है, और किस तरह से जो शिक्षण हो रहा है वो किस हद तक हुआ है, उसकी जांच किस प्रकार से की जाए। अगर वो सारे कौशल वो जानता है तब तो वो एक अच्छा शिक्षक है, कार्य में शिक्षण कार्य में निपुण है। अगर वो ये नहीं जानता है तो वह शिक्षण कार्य में निपुण नहीं हो सकता। फिर हम ये आशा नहीं कर सकते कि अधिगम की प्रक्रिया वो सुचारू रूप से संपन्न होती रहेगी, नहीं, अवरुद्ध हो जाएगी, कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएगी। तो ये तीन चीजें हैं, ये महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों का सहयोग, विद्यार्थियों में सीखने की भावना, और शिक्षक शिक्षण कार्य में क्या हो? निपुण हो। तभी अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फिर। आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव द्वारा किया जाने वाला संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, संप्रेषण किसके माध्यम से संपन्न होता है? अब इस तरह के जो प्रश्न है, लगभग ये नेट जे में प्रश्न दिया ही जाता है। तो इसमें आपको विकल्प दे दिया जाए, जैसे आपको आंख, मुंह है, कान या हाथ पैर दे दें, या इंद्रियां दे दें, तो आपका सटीक आंसर होगा वो क्या होगा? इंद्रियां। क्या होगा? किसके माध्यम से होता है? इंद्रियों के माध्यम से। मानव द्वारा किया जाने वाला संप्रेषण किसके माध्यम से संपन्न होता है? तो इंद्रियों के माध्यम से। आंख है, कान है, ये क्या है? इंद्रिय तो है। और संप्रेषण तीन प्रकार का मैंने आपको कल बताया था कि श्रव्य हो सकता है, दृश्य हो सकता है, श्रव्य यानी जिसको सुन करके ज्ञान ग्रहण किया जाए, दृश्य यानी जिसको देख करके ज्ञान ग्रहण किया जाए, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? श्रव्य दृश्य होता है। और सबसे उपयुक्त किसको माना जाता है? इसी को माना जाता है सबसे श्रेष्ठ, श्रव्य दृश्य। संप्रेषण का सबसे उच्च स्तर है वो यही है, श्रव्य दृश्य। आगे देखिए, यदि एक छात्र आपका सम्मान नहीं करता है, मान सम्मान नहीं कर रहा है वो आपका, तो आप क्या करेंगे? उसको डांटेंगे, या उसके विकल्प देखिए, विकल्प बनाते हैं।
उसको परीक्षा में नंबर नहीं देंगे या कम अंक प्रदान करेंगे। दूसरा कि उस छात्र के साथ द्वेष की भावना रखेंगे। तीसरा कि उस छात्र के माता पिता को इससे अवगत कराएंगे। चौथी बात कि उस छात्र को अनदेखा करेंगे। सही उत्तर क्या होगा, सोचिए आप एक बार। यानी सही उत्तर यह होगा उसकी उपेक्षा कह सकते हैं या अनदेखा कर देंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि आप देखो, उदाहरण देखिए, किसी बालक को बार बार समझा रहे हो कि भैया ये काम अच्छा नहीं है, इस तरह से पढ़, ऐसे पढ़, फिर भी वो क्लास में नहीं मान रहा है, तो अक्सर हम करते हैं ना। तो फिर भी वो नहीं मान रहा है तो फिर क्या है, उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कुछ समय के लिए उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर वो छात्र खुद ये सोचता है, उसके मन में ये भाव जागृत होते हैं कि बाकी बच्चे हैं उनको तो पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, यानी जो प्रश्न उत्तर है आपस में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में चल रहे हैं, तो जी तो पूछ ही नहीं रहे। तो वो क्या करता है, ऐसा महसूस करता है कि यार मैं तो अकेला पड़ गया। तो उस समय वो क्या है, उसको ऐसा जब फील होता है तो धीरे धीरे अपने व्यवहार को क्या है, सुधार लेता है, वैसी गलती दोबारा नहीं दोहराता है। तो क्या करना चाहिए, उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए या उसको अनदेखा कर देना चाहिए। समझाने पर भी नहीं समझे तो उसकी एक बार कुछ समय के लिए क्या कर दो, उपेक्षा कर दो। प्रश्न संख्या 16 देखिए, एकीकृत शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता किस बात पर निर्भर करती है। अब इंटीग्रेटेड से अभिप्राय ये हुई कि उसमें एक डिग्री स्तर की शिक्षा भी है, साथ में एक प्रोफेशनल कोर्स भी है, दोनों एक साथ है। यानी एक जो पैटर्न है उस पर उसको यानी चलाया जा रहा है। एक ही पैटर्न है शिक्षा स्नातक के लिए भी और शिक्षा स्नातक के लिए भी, या फिर शिक्षा के लिए भी और कानून के लिए भी, यानी पैटर्न है वो क्या है, एक है। तो उसकी सफलता किस बात पर निर्भर करेगी, उसकी सफलता है जो उस वहां पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें लगाई गई हैं, जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, पाठ्य वस्तुएं हैं, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता कितनी है उस पर निर्भर करेगी सफलता। यानी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर किस पर निर्भर करेगी, क्योंकि एकीकृत शिक्षा का मतलब है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। वहां पर एक डिग्री के साथ में प्रोफेशनल कोर्स भी है। तो डिग्री और प्रोफेशनल में रात दिन का अंतर होता है और दोनों को क्या करवाया जा रहा है, एक ही पैटर्न पर पढ़ाया जा रहा है। दोनों का पैटर्न क्या है, एक ही है। तो वहां एक पैटर्न से अगर दोनों चीजें करवाई जा रही हैं तो वहां जो सफलता है वो किस पर निर्भर करेगी, सफलता निर्भर करेगी वहां पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, उनके लिए कैसी पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम में लगाई गई है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, एक शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। कि जो एक शिक्षक है उस शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। अब मूल्यांकन से अभिप्राय ये नहीं है यहाँ कि बच्चों को पढ़ा दिया और उसकी परीक्षण कर लिया, यानी जांच टेस्ट ले लिया और उसके नंबर दे दिए, मूल्यांकन हो गया। नहीं, बच्चे का जो बौद्धिक स्तर है, उसका जो सामाजिक स्तर है, उसका जो चिंतन स्तर है, उसका जो ज्ञानात्मक स्तर है, सब ओर से बालक का क्या होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। और ये कार्य कौन कर सकता है, एक शिक्षक कर सकते हैं। शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो यही है कि एक विद्यार्थी का क्या करना, मूल्यांकन करना। एक आदर्श शिक्षक वह होता है, यानी एक आइडियल टीचर कौन होता है, एक आदर्श शिक्षक कौन होगा, जो आपको बड़ी बड़ी फाइलें दे दे, या आपको नकल करवा दे, या आपकी जो हाँ है तो हाँ और आपकी ना है तो ना में हाँ और ना में ना मिलाता रहे, या आपके सामने मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करे, वो नहीं। एक आदर्श शिक्षक वह होता है जो आपके साथ मित्र, दर्शन शास्त्री और निर्देशक की तरह
कार्य करता हो। क्या करता हो? वह एक क्या हो? वह एक मित्र, वह एक मित्र हो, वह एक मित्र, दर्शन शास्त्री, दर्शन शास्त्री और एक निर्देशन की तरह कार्य करता हो, एवं एक निर्देशक कह सकते हो, मार्गदर्शक कह सकते हो, निर्देशक की तरह कार्य करे, वो ये क्या है? आदर्श शिक्षक है। वह एक मित्र, मित्र से अभिप्राय क्या है? कि वो आपको सही सलाह दे, सही रास्ता दिखाए और एक अच्छा आपके साथ में व्यवहार करे, जिसके साथ आप यानी कोई भी समस्या है तो उस समस्या से संबंधित विचार विमर्श कर सको, निसंकोच उसको से बातचीत कर सको। दर्शन शास्त्री यानी आपके अंदर एक आदर्श विचारों को वो क्या कर दें? प्रस्तुत कर दें, विकसित कर दें। एक निर्देशक यानी आपको सही मार्गदर्शन करें, आपको सही रास्ता दिखाएं। इस तरह का अगर कोई कार्य करने वाला अध्यापक है तो वो क्या एक आदर्श शिक्षक है, आइडियल है। एक शिक्षक द्वारा 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछने से क्या होता है? कि एक टीचर कक्षा में पढ़ाता है, पढ़ाते पढ़ाते वो बीच बीच में क्या है? प्रश्न पूछ लेता है। तो उस प्रश्न पूछने से जो कक्ष का वातावरण है, उस पूरे वातावरण में, पूरे माहौल पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? कि जो कक्ष में विद्यार्थी बैठे हैं, उन कक्ष के विद्यार्थियों का ध्यान है वो क्या होता है? आकृष्ट होता है, यानी वो क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं विद्यार्थियों का ध्यान विषय वस्तु की ओर आकृष्ट होता है। यानी जैसे ही पढ़ाते पढ़ाते बीच में से क्लास में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो सारे के सारे जो बच्चे होते हैं क्लास के वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। उनका जो विषय वस्तु चल रही है उसकी तरफ उनका ध्यान आ जाता है, उनका ध्यान भटकता नहीं है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित होता है, या कक्षा में अनुशासन बना रहता है, या अध्यापक का अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज अगर जो हो रही है तो दोनों चीजें इसमें समाहित हैं। क्यों? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित होगा, विषय वस्तु की तरफ आकर्षित होगा तो अनुशासन अपने आप ही कायम हो जाएगा। आपकी जो प्रभावशीलता है शिक्षण की वो अपने आप ही विकसित हो जाएगी, बढ़ जाएगी वह। क्योंकि बच्चे उसमें क्या करेंगे? रुचि लेंगे, फिर ध्यान आकर्षित होगा तो रुचि भी लेंगे। प्रश्न संख्या 20 देखिए, कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? जो प्रक्षेपण विधि होती है उसके अंतर्गत कौन सी विधि आती है? तो जो कथा बोध विधि होती है, कथा बोध विधि हमेशा प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है। प्रक्षेपण जैसे कि हम कहते हैं ना कि रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया, प्रक्षेपण, तो ये एक विधि भी है प्रक्षेपण। इसके अंतर्गत आने वाली जो विधि है वो कथा बोध विधि है। यानी एक कथा के माध्यम से जो ज्ञान है उस ज्ञान को क्या है? बढ़ावा दिया जाता है, विकसित किया जाता है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास अत्यंत आवश्यक है। कि विद्यार्थियों के अंदर क्या आवश्यक है? नैतिक मूल्यों का विकास आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। आप एक शिक्षक के रूप में इन मूल्यों के विकास के लिए क्या करेंगे? कि विद्यार्थियों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होना बहुत जरूरी है। और आप एक टीचर हैं तो एक शिक्षक के रूप में इन मूल्यों को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखिए, पहले जब है, अब भी कई जगह नैतिक शिक्षा की पाठ की एक बुक आती थी और उस नैतिक शिक्षा की बुक के माध्यम से जो भी हमारे समाज के आदर्श हैं
उनसे बच्चों को परिचित करवाया जाता था और नैतिक मूल्यों पर आधारित जो कहानियां हैं उन कहानियों का प्रदर्शन किया जाता था, ताकि उन कहानियों को सुन करके अगर कोई प्रोजेक्ट करती हैं तो साथ में उसको दिखा करके यानी बच्चों में क्या हो, नैतिक गुणों का विकास हो। नैतिक शिक्षा की पहले एक किताब लगती थी और अब भी कई जगह यानी सप्ताह में एक दिन या 2 दिन कई विद्यालयों में ऐसा प्रचलन है जहाँ नैतिक शिक्षा की पुस्तकें हैं वो लगती हैं। तो उसका उद्देश्य यही है कि बालकों में जो नैतिक मूल्य हैं वो अगर विकसित करने हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन करेंगे। क्या करेंगे? नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन करेंगे, जिससे बच्चों में नैतिक मूल्यों का क्या होगा, विकास होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 22 देखिए, शिक्षक का कक्षा में व्यवहार अच्छा होना चाहिए। व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक शिक्षक है उसका कक्षा में व्यवहार अच्छा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहां जो बालक है, अध्यापक का काम सिखाने का, बालक का काम सीखने का है, यानी अधिगम का काम है बालक का। तो अधिगम के लिए उचित माहौल निर्मित होते हैं। अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा है ना तो क्या अधिगम के लिए एक उचित माहौल है वो निर्मित होता है। तो हम कह सकते हैं अधिगम के लिए उचित वातावरण या माहौल निर्मित होता है। देखिए कक्षा में अगर एक अध्यापक का व्यवहार अच्छा है तो वह बालकों में सीखने की जो यानी क्षमता है वो क्या है, अधिक होगी। और अगर अध्यापक का व्यवहार चिड़चिड़ा है, वो बात बार पर बालक को टोक रहा है, डांट डपट रहा है, तो वहां बालक सीखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सीखेंगे। अगर उसका व्यवहार अच्छा है हर बच्चे के प्रति तो क्या है, अधिगम के लिए वहां एक क्या होगा, सीखने के लिए एक अच्छा वातावरण है वो निर्मित होगा और उसमें बालक क्या है, सीखेंगे भी। प्रश्न संख्या 23 देखिए, विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षक को अच्छा व्यवहार स्थापित करने के लिए चाहिए कि वह क्या, आप एक अध्यापक हो और आपको अपने विद्यार्थियों के साथ क्या करना है, अच्छा व्यवहार स्थापित करना है। क्या करना है? अच्छा व्यवहार स्थापित करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रत्येक विद्यार्थी पर क्या करेंगे, व्यक्तिगत रूप से क्या देंगे, ध्यान देंगे। प्रत्येक विद्यार्थी पर प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे। अब व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने से क्या अभिप्राय, ये देखिए, विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षक को अगर अच्छा व्यवहार स्थापित करना है तो क्या करेगा, वो प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देगा। व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने पर यह है कि जो शिक्षण करवाया जा रहा है उस शिक्षण में सारे बच्चे एक समान नहीं होते हैं। कोई कुशाग्र बुद्धि है, कोई सामान्य बुद्धि है, कोई मंद बुद्धि भी हो सकता है थोड़ा। तो क्या है, किस बालक ने कितना सीखा है, तो वो क्या है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल तौर पर एक शिक्षक को ये यानी ध्यान देना पड़ेगा प्रत्येक विद्यार्थी पर कि बालक जो आप सिखा रहे हो उसमें से कितना ग्रहण कर पा रहे हैं। दूसरा कि इससे बालक के अंदर एक भावना का विकास होगा कि हमारा जो अध्यापक है उसका व्यवहार है वो हमारे लिए अच्छा है। यानी अगर कोई समस्या है तो उस समस्या के समाधान हेतु वो यानी व्यक्तिगत रूप से, अगर किसी बच्चे को किसी तरह की कोई शारीरिक या मानसिक, यानी बच्चा एकदम से बीमार हो गया या किसी का सर दर्द हो गया, अगर आप 2 या 4 5 आगे बैठे उन विद्यार्थियों पर ध्यान देते हो, पीछे आपका ध्यान ही नहीं है, तो बच्चों के मन में भी ये बात आती है कि शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं है। और सबके साथ अगर वो समानता से प्रत्येक बच्चे का अगर वो ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, तो बच्चों के साथ यानी अपने आप ही उसका व्यवहार क्या है, अच्छा व्यवहार स्थापित
हो जाएगा। तो उस बच्चे को भी, अगर पीछे बैठा है और उस बच्चे को कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी है, तो उस बच्चे को आपको व्यक्तिगत रूप से उस परेशानी को जानना चाहिए और उसके लिए जो उचित निवारण है उसके बारे में उसको सलाह देनी चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षक को अच्छा व्यवहार स्थापित करना है, तो उसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी पर आप व्यक्तिगत रूप से क्या देंगे, ध्यान देंगे। अब कोई बालक है और कोई बालक है, तो बालक की हर तरह की समस्याएं होती हैं, हर तरह की समस्याएं होती हैं। अगर कोई बालक है, हो सकता है वो एक दिन यूनिफॉर्म में ना आए, तो आपको पहले उस बात को समझो कि वो क्यों नहीं आया। ये नहीं कि सीधा उसको बुलाओ और उसको डांटना डपटना शुरू कर दो, नहीं। पहले उस बालक को समझने की कोशिश करो कि उसकी परिस्थिति क्या थी, उसकी मजबूरी क्या थी। एक बालक अगर क्लास में देरी से पहुंचा है, तो ये नहीं कि आते उसको आप दंडित करना शुरू कर दो या उसको डांटना डपटना शुरू कर दो। पहले वो देरी से आए, उसको आराम से बैठने दो। जैसे ही समय मिले तो उस बालक को जब वो बैठ जाए, तो उसके बाद में उससे पूछो कि आपकी देरी से आने का कारण क्या था, क्या कहाँ समस्या थी। तो उस बालक को भी अच्छा लगेगा और आप जो चाह रहे हो, यानी कारण जानना चाह रहे हो कि उसकी वजह क्या थी, उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न संख्या 24 देखें। यदि कोई विद्यार्थी आप पर यह आरोप लगाता है कि आपने उसे परीक्षा में कम अंक दिए हैं, कम अंक दिए हैं, तो आप क्या करेंगे। देखिए, अगर कोई विद्यार्थी आप पर यह आरोप लगा रहा है कि जो परीक्षा हुई उस परीक्षा में उसको जो नंबर मिलने थे, जो अंक मिलने थे, उससे कम दिए हैं, तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, उसको उत्तर पुस्तिका दिखाएंगे, ये करेंगे। देखिए, उत्तर पुस्तिका तो दिखाएंगे, लेकिन उस बच्चे को संतुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको उत्तर पुस्तिका तो दिखानी है। उत्तर पुस्तिका, उसको उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाएंगे और नंबर कम आने का कारण बताएंगे। क्या करेंगे, नंबर कम आने का कारण बताएंगे। तो क्या करेंगे, उसे उसकी आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका, पुस्तिका दिखाकर अंक कम आने का कारण भी बताएंगे। इसके नंबर कम आए हैं तो क्यों आए हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिए। विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन किसके संबंध में प्रभावी होता है। कि जो विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यार्थियों का जो भावनात्मक जो समायोजन होता है, भावों को लेकर के जो समायोजन होता है, वो किसके संबंध में प्रभावी होता है। यानी जब हम टीचिंग की बात करते हैं, शिक्षण की बात करते हैं, तो कक्षा शिक्षण में उनका भावात्मक जो समायोजन होता है वो प्रभावी होता है। तो एक तो हम कह सकते हैं कक्षा शिक्षण, यानी कि कक्षा कक्ष में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें, उसके अलावा अनुशासन और व्यक्तित्व के निर्माण में। कक्षा शिक्षण, अनुशासन एवं व्यक्तित्व के निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में बालकों का जो भावनात्मक समायोजन होता है वो प्रभावी होता है। अगर उनका भावनात्मक समायोजन होगा तो इसके संबंध में प्रभावी होता है। कक्षा में जो शिक्षण करवाया जा रहा है वो प्रभावी बनेगा, अनुशासन और व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा। यदि कोई विद्यार्थी आपके प्रश्न का काफी हद तक सही उत्तर बता देता है तो आप क्या करेंगे। अब आप प्रश्न पूछ रहे हो विद्यार्थियों से, और कोई एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने काफी हद तक आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न को, यानी प्रश्न का उत्तर है, काफी हद तक यानी सही दिया है, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। यानी जैसे कोई बालक उत्तर बता रहे हैं और वो एकदम नजदीक से गुजर रहे हैं, नजदीक तक पहुंच जाता है, तो हम उसको कहते हैं ना, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, और बहुत अच्छा बताओ बताओ। तो उसको क्या करेंगे
प्रोत्साहित करेंगे। तो उत्तर क्या होगा, उसे प्रोत्साहित करेंगे। यानी उसको ये नहीं कि बीच में आप बैठ जाओ या उसको बीच में आपको ने टोक करके उसको बिठा दें या उसको बीच में रोक दें। इससे बच्चा क्या होगा, हतोत्साहित हो जाएगा, उसका उत्साह टूट जाएगा, फिर वो दोबारा ऐसी कोशिश नहीं करेगा। तो अगर कोई बच्चा आपको अगर प्रश्न का उत्तर दे रहा है, काफी हद तक सही दे रहा है, मिलता जुलता उत्तर दे रहा है, तो आप उसको क्या करें, प्रोत्साहित करें। शिक्षण की परियोजना पद्धति किस पर केंद्रित होती है? यानी शिक्षण के अंदर जो परियोजना पद्धति होती है, प्रोजेक्ट जो मेथड होता है, वो किस पर केंद्रित होता है? तो प्रोजेक्ट जो मेथड होता है वो हमेशा विद्यार्थी केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है? विद्यार्थी केंद्रित होता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मेथड है, परियोजना जो विधि है, इसमें शिक्षक की भूमिका सिर्फ एक मार्गदर्शक की होती है। क्या होती है? मार्गदर्शक की। जो कार्य है वो ये करके सीखने पर बल देता है, यानी बालक ही करता है और वो अपने अनुभव से सीखता है। तो यहाँ प्रधान कौन होता है? बालक होता है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि होती है वो विद्यार्थियों को कैसा ज्ञान दे रही है? व्यवहारिक ज्ञान दे रही है। कैसा ज्ञान दे रही है? व्यवहारिक ज्ञान दे रही है, क्योंकि इससे जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों का निजी अनुभव उनके ज्ञान का आधार बन जाता है। तो हम कह सकते हैं इसमें विद्यार्थियों का निजी अनुभव ज्ञान का आधार बन जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि जो होती है या हम परियोजना विधि कह सकते हैं, इसमें विद्यार्थी बालक केंद्रित होती है और इसमें बालक अपने अनुभव के आधार पर ही आगे सीखने की प्रक्रिया को जारी रखता है, यानी अपने अनुभव से सीखता है। सिर्फ शिक्षक वहां क्या होता है? एक मार्गदर्शक होता है। तो हम कह सकते हैं कि इससे विद्यार्थियों का जो निजी अनुभव होता है, उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो उनके नॉलेज का एक क्या बन जाता है? आधार बन जाता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में आगे जो प्रश्न है प्रयोगात्मक विधि क्या है, ये आगे पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिए कि प्रयोगात्मक विधि क्या है। ये जो प्रयोगात्मक विधि है ये क्या है? देखिए, जब कोई प्रयोग किया जाता है तो प्रयोग से पहले क्या होती है? परिकल्पना होती है। क्या होती है? परिकल्पना होती है। तो ये परिकल्पना की जो जांच की जाती है, जांच करने वाली एक विधि है, तो हम कह सकते हैं परिकल्पना परीक्षण की एक विधि। परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, जो उच्च क्षेत्र में शोध किया जाता है तब ये काम में आती है, परिकल्पना का निर्माण होता है। तो परिकल्पना परीक्षण यानी जांच, परिकल्पना परीक्षण की एक विधि। परिकल्पना परीक्षण की क्या एक विधि है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, एक विशिष्ट शिक्षण में, कैसा शिक्षण है? विशिष्ट यानी स्पेशल टीचिंग में दक्षता लाने के लिए किस शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है? कौन सा शिक्षण कौशल कह सकता है, कौन सा शिक्षण विधि कह सकता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ अगर कोई विशिष्ट शिक्षण है, स्पेशल टीचिंग करवाई जा रही है, तो उसमें दक्षता लाने के लिए जिस शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि विशिष्ट शिक्षण की बात हो रही है तो छोटी से छोटी जो चीज है, छोटी से छोटी जो विषय वस्तु है, देखिए प्रयोगात्मक विधि है, ये जो लघु शोध या व्यापक शोध किया जाता है वहां काम में आती है।
तो शोध करने से पहले परिकल्पना का निर्माण होता है और उस परिकल्पना की का जो परीक्षण किया जाता है, उसकी जांच की जाती है, उसकी क्या है, एक विधि ही क्या कहलाती है, प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। एक विशिष्ट शिक्षण में दक्षता लाने हेतु शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, सूक्ष्म शिक्षण है। विशिष्ट शिक्षण से अभिप्राय क्या है कि स्पेशल टीचिंग। तो उसके लिए हमें बारीक से बारीक जो बातें हैं उनको क्या होगा, शामिल करना पड़ेगा, तभी हमारे शिक्षण में क्या आएगी, दक्षता आएगी। क्या आएगी, दक्षता आएगी। तो उसके लिए कौन से कौशल का प्रयोग करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 31 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है। ट्यूटोरियल विधि किस प्रकार के शिक्षण का उदाहरण है, कि ट्यूटोरियल विधि है वो किस प्रकार का शिक्षण है, उसका एक उदाहरण है। तो जो ट्यूटोरियल विधि होती है ये विद्यार्थी नियंत्रण जो शिक्षण होता है उसका एक उदाहरण होती है। तो हम कह सकते हैं विद्यार्थी नियंत्रित शिक्षण का उदाहरण है। विद्यार्थी नियंत्रित शिक्षण का क्या है ये, इसमें विधि में क्या है कि विद्यार्थी नियंत्रित यानी स्वतंत्र नहीं, नियंत्रित शिक्षण करवाया जाता है। पूछा जा सकता है ट्यूटोरियल विधि को महत्वपूर्ण विधि है, किस प्रकार के शिक्षण का उदाहरण है, तो विद्यार्थी नियंत्रित शिक्षण का ये एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, शिक्षण सामग्री मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, ये मैं अभी थोड़ी बार पहले बताया था, 3 प्रकार की। मुख्य रूप से पूछ ले तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सर्वे, दृश्य और सर्वे दृश्य। और सीधा अगर आपसे पूछ ले कि शिक्षण सामग्री कितने प्रकार की होती है, यानी मूल रूप से मुख्य रूप से नहीं पूछे, तो भाई इसके कई प्रकार और भी कुछ विद्वान मानते हैं, जैसे क्रियात्मक भी मानते हैं, प्रयोगात्मक भी मानते हैं, 2 को और शामिल कर देते हैं, क्रियात्मक को और प्रयोगात्मक को। लेकिन मूल रूप से 3 ही प्रकार की होती हैं, सर्वे दृश्य और सर्वे दृश्य। सर्वे में सिर्फ सुनना, सुनकर, दृश्य में देखकर ज्ञान की प्राप्ति, और सर्वे दृश्य में सुनकर और देखकर दोनों के माध्यम से। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सर्वे दृश्य। शिक्षण सामग्री काफी उपयोगी होती है, क्योंकि यानी टीचिंग जो एड होते हैं, टीचिंग एड मटेरियल जो होता है, टीएलएम होता है, वो काफी उपयोगी होता है। क्यों होता है उपयोगी, उपयोगी होने का कारण क्या है, उपयोगी होने का कारण क्या है, क्योंकि अधिगम को ज्यादा अर्थपूर्ण बनाती है ये चीजें। तो हम कह सकते हैं क्योंकि अधिगम को ज्यादा अर्थपूर्ण बनाती है, अधिगम को ज्यादा अर्थपूर्ण बनाती है। कौन, शिक्षण सामग्री, जिसे हम टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, टीएलएम। आगे प्रश्न देखिए, कंप्यूटर भाषा किस पर आधारित होती है, तो कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो हमेशा बाइनरी डिजिट कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि संख्या पद्धति पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, संख्या पद्धति पर, या फिर कह सकते हो आप बाइनरी डिजिट पर। अब बाइनरी डिजिट के 2 स्वरूप होते हैं इसमें, कौन कौन से, 0 और 1 के रूप में ये बाइनरी डिजिट को ग्रहण करती है। किसके रूप में, 0 के रूप में और 1 के रूप में। अब यहां से जैसे देखो, हम पढ़ तो रहे हैं शिक्षण अभिवर्ती, लेकिन यहां से अगर बात आ गई कंप्यूटर की, तो कई बार क्या है, हमें संख्याएं दी जाती हैं और संख्याओं के बाइनरी डिजिट पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको कोई संख्या दे दी जाए कि ये 75 है, 75 का बाइनरी डिजिट क्या होगा, निश्चित आएगा एक पर्सन नेट की परीक्षा में कि निम्नलिखित संख्या को या कोई संख्या देकर कहेगा बाइनरी डिजिट में बदलिए। तो उसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। यहाँ थोड़ी सी कंप्यूटर की चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि क्लास अब भी बहुत लंबी हो गई और बहुत सारे प्रश्न है मेरे पास। तो इस क्लास को मैं नाम दे सकता हूँ पार्ट 1। ये भाई आपकी पार्ट 1 क्लास है, एक क्लास और बनाऊंगा इसी पर।
टीचिंग एप्टीट्यूड पर। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ना कि कोई अंक दे दिया, 75 दे दे, 80 दे दे, कि आपको इसको बाइनरी डिजिट में बदलना है, तो आपको क्या करना है? सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करें, इस साइड से संख्या लिख लें। जैसे 1 लिख लिया, 2 लिख दो, 2 के डबल होते हैं 4, 8, 16, 32, 64, 64 के दुगने होते हैं 128। इस तरह से संख्या लिख लेना आप, बाइनरी डिजिट अगर आपको सीखनी है। तो अपने को किसका? 75 का। किसका? 75 का। अब 75 का बाइनरी डिजिट हम ज्ञात करेंगे तो वो संख्या क्या नहीं होनी चाहिए? 75 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी जिस संख्या को हम ले ना वो 75 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब 128 को हम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना, क्यों? ये क्या है? 75 से बड़ी संख्या है। 64 को ले सकते हैं, 64 में कुछ और जोड़ें तो आ सकता है 75। तो जिसको हम शामिल कर रहे हैं उसको क्या कर लें? उसके नीचे 1 लिख दें। उसके नीचे क्या लिख दें? 1 लिख दें। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब 64 और 75 में अंतर रह गया 11 का। कितने का रह गया? 11 का अंतर रह गया। तो क्या हम 32 को शामिल कर लें? 32 शामिल करते ही तो 64 में संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी फिर तो, यानी 66 और 30 96 तक चली जाएगी। तो इसको नहीं लेंगे, तो इसके नीचे क्या लिख दें? 0। 64 में 16 को लिया जा सकता है। 64 और 16 को जब जोड़ें तो योग होता है 80। कितना होता है? 80। तो 16 को भी शामिल नहीं कर सकते, तो इसके नीचे भी क्या लिख दें? 0 लिख दें। 64 में 8 को लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? कि 64 और 8 कितने होते हैं? 72 होते हैं। तो 8 को लें तो हम क्या होगा? 1 लगाएंगे जिसको ले रहे हैं। अब 64 और 8 अपने पास में 72 की संख्या तो आ गई और अपने को चाहिए कितने? 75। अब इस 72 में 4 को हम नहीं ले सकते, क्यों? 4 जोड़ते तो फिर 76 हो जाएगी, संख्या बड़ी हो जाएगी। 2 को ले सकते हैं, यानी 64 और 8 है 72, 72 और 2 74, और 1 को भी हमें ले सकते हैं। 1 को भी हमें ले सकते हैं। तो हमारे पास में 75 का जो बाइनरी डिजिट है, 75 की बाइनरी संख्या क्या प्राप्त होगी हमें? हमें संख्या प्राप्त हो गई 1001011, ये बनेगी। अगर ये आपको समझ में आ गया तो 2 अंक कोई नहीं रोक सकता। 2 अंक का प्रश्न यहां से आएगा ही आएगा नेट जेआरएफ में। इस तरह से बाइनरी डिजिट बनाई जाती है। तो आपकी क्लास आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, क्यों क्लास काफी लंबी हो गई। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है? अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो एक तो आप लाइक करने में, और एक अगर आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है कमेंट करने में आप बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं। कंजूसी मत करो, जैसा आपको लग रहा है वैसा आप उस कमेंट में लिख सकते हो। इसके अलावा जो ये क्लास अगर अच्छी है, वास्तव में आपको लग रहा है कि हाँ हमें बहुत ही यानी ईमानदारी के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने जो सहपाठी हैं, आपके परिचित हैं, आपके मित्र हैं, उन तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और जो नए स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पर हैं वो इस चैनल को, यजत एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? कि जैसे ही कोई नई क्लास अपलोड की जाएगी चैनल पर तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाएगा और आपको उसका फायदा मिलेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित हमारी ये पहली क्लास है और कोशिश करेंगे कि एक क्लास और बना करके इस पूरे चैप्टर को ही हम क्या है विस्तृत रूप से पढ़ लें। और 10 यूनिट है, पूरी कोशिश करूंगा कि 10 की 10 यूनिट है वो आपको समय रहते हुए करवा दी जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।